हेलो डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया जाए। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर 1 देख लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम वेक्टर और 3D को ना मिक्स कर रहे हैं, राइट। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, भले ही नाम वेक्टर्स है बट वेक्टर और 3D को मिक्स करके आगे की बात करेंगे। तो समझते हैं कि प्लेन क्या होता है। प्लेन एक ऐसा सरफेस है जहां पर अगर आप कोई भी दो पॉइंट अगर उस सरफेस पे लेते हो और उसको जोड़कर एक लाइन या सेगमेंट बनाते हो, तो उस सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो एक ही सरफेस पर होने चाहिए। दैट सरफेस इज नोन एज प्लेन। यानी कि लेट्स से ये एक प्लेन है, तो आपने अगर ये दो पॉइंट मिलाकर अगर एक लाइन बनाई तो इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये भी इसी सरफेस पर आ रहे हैं। इस सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं? इस सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं? प्लेन। ओके, ये क्या कहलाता है? प्लेन। ठीक है सर। नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर। क्या होते हैं? तो कोप्लेनर, को का मतलब होता है बच्चों सेम। ठीक है। तो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में हों उनको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। A given number of vectors are called coplanar if their line of support are all parallel to the same plane। ठीक है। ऐसा क्यों बोला? ये मतलब ये डेफिनेशन ऐसी क्यों बोली? मैंने बोला तो बड़ा आसान सा लगा, ये क्या बकवास करा है इन्होंने। तो देखो, कंफ्यूज मत होना। फ्री वेक्टर्स है ना बेटा, फ्री वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर जैसे ये एक प्लेन है तो एक वेक्टर अगर इसके परपेंडिकुलर पैरेलल है, एक वेक्टर इसके पैरेलल है, एक और वेक्टर पैरेलल है, तो ये सारे के सारे वेक्टर कोप्लेनर हैं। ये सारे के सारे वेक्टर, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ सपोर्ट तो इसी प्लेन पर आएगी ना। इन तीनों की लाइन ऑफ सपोर्ट एक ही प्लेन में आएगी, इसलिए सारे के सारे कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। को इनिशियल यानी कि इनिशियल पॉइंट, को मतलब सेम, अभी बात करा। इनिशियल यानी इनिशियल पॉइंट उन दोनों का सेम है। तो वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड co-initial vectors, and vectors having same final point are called co-terminus vector। ठीक है, बस टर्म्स है तो जल्दी से इससे आगे निकले। नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा? अगर कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है लेट से इस डायरेक्शन में, तो माइनस ए का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में वेक्टर होना चाहिए, मतलब कि डायरेक्शन उसकी क्या होगी? अपोजिट होगी। तो सेम मैग्नीट्यूड एज ए बट डायरेक्शन अपोजिट टू ए वेक्टर, राइट। जैसे समझना, नोट है कुछ, इसको लिखते चलिएगा आप। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर्स इन स्पेस परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक प्लेन है बेटा, अगर एक प्लेन है तो ऐसे कितने डिस्टिंक्ट यूनिट, इसको समझो आप, यूनिट वेक्टर नहीं, डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर कितने होंगे? तो एक वेक्टर ऊपर होगा एक यूनिट का और एक वेक्टर नीचे होगा। ये सारे जो इनके पैरेलल हैं वो डिस्टिंक्ट थोड़ी ना है, इन सबका लाइन ऑफ सपोर्ट एक ही है, ये सब एक ही वेक्टर है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। फ्री वेक्टर्स हैं तो आप इनको अलग अलग नहीं बोलोगे, करेक्ट है। नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन स्पेस पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, ये कितने होंगे बच्चों? इनफाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ लाइन, नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ लाइन मतलब एक लाइन है, ऐसे कितने यूनिट वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर होंगे? सीधी सी बात है, इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। और नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू अ लाइन, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई। नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर, ये एक वेक्टर है तो इसके पैरेलल या तो एक वेक्टर होगा या तो ये होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कुछ बेसिक से अलजेब्रा होता है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर एडिशन। सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, जैसे मानो मेरी दुनिया इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो मैं ए वेक्टर गया, बी वेक्टर गया और सी वेक्टर गया, तो मेरी दुनिया जहां स्टार्ट हुई मैंने खत्म भी वहीं कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो वेक्टर, है ना। तो मेरे को क्या बोलना चाहिए? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कितना? जी। अब ऐसे ही समझो बेटा, यहाँ पर ये है, मैं यहाँ से ए वेक्टर गया और यहाँ से बी वेक्टर गया, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। क्या सी वेक्टर की भी वही शक्तियां हैं, स्टार्ट और एंड? तो वेक्टर की दुनिया में ये दोनों वेक्टर बराबर होने वाले हैं। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर होने वाला है। या तो आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में माइनस सी वेक्टर करके लिख दो, तो आप ऐसा लिख सकते हो ए प्लस बी माइनस सी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। ठीक है। जैसे कि इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो यहाँ आए, यहाँ गए,
ठीक है, और ये होना यहाँ चाहिए था बट इन्होंने ऐसा ले ली। तो उस केस में सोचो जरा कि यहाँ से यहाँ तक मतलब सी प्लस ए वेक्टर बराबर क्या होगा, बी वेक्टर। फाइन मतलब मैं जो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, फाइनल और इनिशियल बस ये देखता हूँ। जैसे नेक्स्ट देखें आप, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं लेट्स से, है ना, या फिर यहाँ से ले लो, इधर गए और इधर आ गए, तो ये इनिशियल और ये फाइनल। तो मैं बी प्लस सी चला, और ये सेम काम कौन कर रहा है, ए भी कर रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे, राइट। ये एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप करिएगा इसको। फाइंड वेक्टर सी इन ऑल द केसेस। कौन से केसेस, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, करेक्ट। यानी कि आपको ये डायग्राम बनाना है, ए दिया है, बी दिया है, आपको सी वेक्टर निकालना है एज पर गिवन डायग्राम। होपफुली ये काम आप कर लेंगे। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखिए क्या बात है, पैरेललोग्राम बना लो भाई, यहाँ से पी वेक्टर, यहाँ से क्यू वेक्टर। तो बच्चों ये डायगोनल को मैं क्या बोल सकता हूँ, D1, और ट्राइंगल लॉ से क्या, D1 वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर होगा 100%। इसके पैरेलल ये वेक्टर है और इसके पैरेलल ये वेक्टर है, क्लियर है। तो आप जरा कोशिश करें समझने की कि एक वेक्टर ये है D2 वेक्टर, करेक्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, D2 वेक्टर प्लस P वेक्टर बराबर Q वेक्टर, क्योंकि ये मिल रहा है, तो ये आ गया दूसरा। तो Q वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ बेटा, दोनों को ऐड करा दो तो ये आ जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दो तो ये आ जाएगा। तो Q वेक्टर और P वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हो डायगोनल वेक्टर की मदद से, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आ, सवाल देखिएगा आप, गिव ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। तो ठीक है, डायगोनल ही समझते हैं बेटा, समझना आप। ये ए वेक्टर माना मैंने, ये बी वेक्टर माना। तो बच्चों ये जो डायगोनल वन है, क्या ये D1 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होगा, होगा। दूसरे केस में, दूसरे केस में यहां से ये जो D2 वेक्टर गया है, तो D2 वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, तो D2 वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, तो D2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो आप सोचो जो लेंथ है डायगोनल की वो इक्वल है, वो इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, रेक्टेंगल हो जाएगा क्या, क्लियर है क्या। बड़ी आसानी से अपन ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जरा प्रॉपर्टीज देख लें। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं भाई, ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करो या बी वेक्टर में ए वेक्टर याद करो, ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि वेक्टर एडिशन कैसा है, कम्यूटेटिव। ए बी वेक्टर को ऐड करके उसमें सी वेक्टर ऐड करो, या ए वेक्टर में बी और सी को ऐड करके ऐड कर दो, यानी कि एसोसिएटिव है। ब्रैकेट को आप अपने हिसाब से नचा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक वेक्टर में नल वेक्टर जोड़ा, या फिर पहले नल वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ दिया, तो आपको ए वेक्टर मिलना है, यानी इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है, मतलब जुड़कर क्या हो गए भाई, नल वेक्टर हो गए। सीधी सी बात है, ए वेक्टर में क्या जोड़ दिया हमने, माइनस ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब ये नोट समझे आप, इन जनरल ये नहीं होता भाई, राइट। अब ये समझो, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। बोले बात तो सही लग रही है, पर इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब वेक्टर कैसे होंगे, लाइक वेक्टर होंगे, मतलब एक डायरेक्शन में होंगे, सीधी सी बात है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, और अदरवाइज ये हमेशा होगा। ये बच्चों ध्यान से देखो तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखी हुई है ना। यहाँ से ये चैप्टर अलग मोड़ पकड़ लेगा, तो आप समझो इसको, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखी है कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी। और हम जानते हैं किसी भी दो का, दो साइड का सम तीसरे से क्या होता है, बड़ा होगा, ठीक है। और ये इक्वल कब हो जाएंगे, जब ये लाइक वेक्टर होंगे, मतलब ये ए वेक्टर और ये यहाँ से बी वेक्टर,
और ये a प्लस b। ठीक है क्या? सिमिलरली दो साइड के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तीसरे से छोटा होगा, तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। एंड दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, दिस इक्वालिटी होल्ड्स, यहाँ पर जो इक्वालिटी है ये तभी होल्ड होगी जब वेक्टर कैसे होंगे, अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, सीधी सी बात है, क्या होंगे, अनलाइक वेक्टर्स, अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। तो बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने, भाई कहीं ना कहीं से तो अपन को पोजीशन लेना पड़ेगा ना। तो हमने जो पोजीशन लिया है किसी भी वेक्टर का, और उसको नाम पोजीशन वेक्टर जो हम मानते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो उसका रेफरेंस पॉइंट इज ओरिजिन। मतलब आप प्लेन में कोई भी एक पॉइंट ए वेक्टर बनाते हो, तो वो जो ए वेक्टर के आप कंपोनेंट लिखते हो ना, कि 2i 4j 3k, तो ये किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो आप, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो कि आप एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट चले, फिर 3j था तो वाई डायरेक्शन में चले, और फिर ऊपर की ओर, है ना। अगर z पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर, z नेगेटिव है तो नीचे की ओर, ऐसे करके आप स्पेस में आ गए, राइट। तो इसको क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर। तो इट गिव्स कोऑर्डिनेट, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फ्री वेक्टर्स। भाई इसका एक एक पॉइंट ये फिक्स है ना, ओरिजिन, ये याद रखो। तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फ्री वेक्टर, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसी कहानी ले ली, जरा सोच के देखो भाई, क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ से ए वेक्टर गया, यहाँ से ए बी वेक्टर गया, तो ये बी वेक्टर के बराबर। तो ये जो ए बी वेक्टर आ गया, ये क्या, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो हमने ऐसे याद रख लिया है। तो ए बी वेक्टर हमने ऐसे याद रख लिया है कि बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। डन है क्या आइडिया? ऐसे करके अपन ने कहानी बना ली इसकी। आगे बात करते हैं, पोजी वेक्टर अलोंग अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो एक वेक्टर जो इस लाइन के अलोंग होगा बच्चों, वो कौन सा हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स बी आई माइनस ए जे। बोले सर ये आपने क्या बकवास कर दी। तो भाई इसके अलोंग यानी इसकी डायरेक्शन में, तो अच्छे बच्चों की तरह इसका स्लोप बताओ। तो इसका स्लोप जो मुझे दिख रहा है, वो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी। आया ना, क्लियर है ना बात। अब ध्यान से इसका स्लोप देखेंगे तो कहानी बच जाएगी। क्लियर है क्या? तो ये वो वेक्टर है जो इसके क्या है, अलोंग। आगे बात करूं, जैसे देखो मैंने ये बनाया भी है कि एक वेक्टर जैसे मैंने ये लिया, लेट से, तो ये वाला जो वेक्टर है वो ये बना, 0, c से पास हो रहा है और स्लोप क्या है, माइनस ए बाई बी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या दिखा रहा है आपको, ये पॉइंट है बी कोमा माइनस ए, दिख रहा है। ये क्या है, 0, 0। तो इसका स्लोप बोलो जरा। हाँ, 2D से कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस वक्त ना बच्चा ऐसा सोच नहीं पाता है, तो उसको थोड़ी तकलीफ हो जाती है, इसलिए हमने नोट में डाल दिया है। तो होपफुली आपको बात समझ में, मैं वापस से समझा देता हूँ, क्योंकि इट इज क्वाइट ट्रिकी, बच्चों को तकलीफ हो सकता है। कोई एक लाइन है बच्चों, ये लाइन बना दी है मैंने, है ना, लाइन तो बना सकते हो आप। स्लोप क्या है उसका, माइनस ए बाई बी, और वो पास हो रहा है 0, c से। आपको इसके पैरेलल बनाना है, तो स्लोप वही चाहिए, तो ये 0, 0। अब स्लोप आपको चाहिए, तो मैंने वो पॉइंट बड़े स्मार्टली क्या माना है, बी कोमा माइनस, वो यहीं से माना है, टेंशन मत लो उसको। y2 माइनस y1, तो ये y मान लिया और ये x मान लिया, तो ये y हो गया, ये x हो गया। तो स्लोप, दोनों के स्लोप बराबर, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, पैरेलल होगा एक दूसरे के। ठीक है, आगे सेम कॉन्सेप्ट पे बात करें कि भाई इक्वेशन ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस इज ऑफ द फॉर्म दिस, देन एनी वेक्टर पैरेलल टू दिस। अभी आपने देखा, यहाँ पर देखो क्या करा, साइन चेंज ही तो करा है, ये इधर पहुंच गया, इधर हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में फटाक से ऐसा घंटी बजा होगा, किडनी में दर्द हुआ होगा कि सर वो जो स्ट्रेट लाइन में होता था कि वेक्टर के केस में अगर मुझे लाइन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पर वो काम करूं जो मैं वहां पर परपेंडिकुलर लाइन निकालने के लिए करता था, और मैं इस बात के लिए ताली बजा दूंगा आपके लिए, क्योंकि आप बात पकड़ लिया। हालांकि बात आपको समझ में आ गई यहाँ से, लेकिन दिमाग में रखने के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो
कि अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर जाना है तो मेरे दिमाग में पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट जाके मैं यहाँ पर ऐसा काम कर दूं और बस मजेदार हो जाएगा। क्योंकि भाई इसका स्लोप कितना, -a/b, और ये जो पॉइंट है a, b, इससे मैं स्लोप निकालूंगा तो b/a, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -1 आ जाएगा। कहानी हमारे कंट्रोल में। करेक्ट है क्या? तो ये दो इंपॉर्टेंट नोट हैं जो आप बिल्कुल एक सही जगह लिखिएगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन एक्स वाई जेड फॉर्म। ठीक है, जिसमें आप आई जे के का यूज करेंगे। तो आप देखिए, मैंने एक्स एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस बना दी और जेड एक्सिस बना दी। ये जो पॉइंट है वो स्पेस में है। देखिए कैसे, पहले आप एक्स यूनिट में चले, एक्स की डायरेक्शन में चले, फिर आप वाई की डायरेक्शन में चले, और फिर आप जेड की डायरेक्शन में चले, और आप पी पर आ गए। तो आप चले कितना हो वो आप सोचे ना। तो देखो यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आप ओ से पी जा रहे हो तो यहाँ पर जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, आप जरा कोशिश करें समझने की। ओ से ए गए, ओ से बी गए, करेक्ट है क्या? और ओ से सी गए, राइट। बिल्कुल सही है। ए, ओ से ए गए इस डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में गए और जेड की डायरेक्शन में। क्लियर है क्या ये बात? तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए को तो ऐसे रहना दो, जो ओ बी है, ओ बी है और ओ सी है, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ए एन प्लस एन पी। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोई भी पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे ही लिखने वाले हैं। करेक्ट है क्या? मतलब आप एक्स की डायरेक्शन में एक्स यूनिट, वाई की डायरेक्शन में वाई यूनिट और जेड की डायरेक्शन में जेड यूनिट चले तो तभी आप यहाँ पहुंचोगे। मतलब ये ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ आए, फिर आप यहाँ गए और फिर आप हाइट में चले गए कहाँ, जेड यूनिट। तो आपने ये वेक्टर ट्रेवल कर लिया। ऐसे ही अगर पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो अभी मैंने आपको बता दिया, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। और मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बातें आपको आती हैं तो मैं इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं कर रहा। इसको एक बार और बता देता हूँ कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स का मतलब, ये जो आज की क्लास है ना, इसमें आपको बस क्विक रिवीजन सा चल रहा है। आपने फिजिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी हुई हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर का मतलब है कि एंगल बिटवीन या तो हेड टू हेड बना लो या तो टेल टू टेल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं करना हेड और टेल के बीच का बना लिया, वो उससे पाप हो जाएगा। और पढ़े लिखे लोग एंगल को लिखते हैं ए, बीच में ऐसा कैप और ये बी वेक्टर। इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच का एंगल। तो देखो ये क्या है, ये थीटा चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप हेड टू हेड बनाओ या टेल टू टेल, तो ये टेल टू टेल है, पर ये हेड टू टेल हो गया, अब ये पाप हो गया, ये नहीं है। और ये हेड टू हेड है, तो ये एंगल चलेगा। क्लियर है क्या? तो ये बात याद रखना। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन देखेंगे। होपफुली आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अभी भी जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर 1 देख ले, लेक्चर 2 देख ले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप, अच्छा, वेक्टर में आपको खुद के नोट्स लिखने पड़ेंगे बेटा। तो आप पॉज कर करके नोट्स बना लें। नोट्स बनाकर आप एक बार कमेंट करते कि हाँ सर सब बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ाया है बिकॉज ये सारी बातें हैं जो तुमको पता है, और आई नो कि मुझे कब स्लो करना है। इस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों, करीबन 9 से 10 लेक्चर लग जाएंगे इसको खत्म करने में। पर 9 से 10 लेक्चर का मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, कमेंट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, ताकि मोटिवेशन रहे, बिकॉज एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। आई होप आप सभी इस बात को समझते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिए। जब ये चैप्टर एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, तब हम पीवाईक्यू स्टार्ट करना, पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।